नमस्कार, द वर्ल्ड टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक वशिष्ठ। पाकिस्तान की सरजमी से आतंकी पूरी दुनिया में जाकर आतंक मचाते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस सच को हमेशा झुठलाता रहता है और ये बात जब भारत कहता है तो पाकिस्तान बौखला जाता है। म्यांमार की सीमा पर भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व शासक जनरल से लेकर नवाज तक का हर मोहरा बौखलाया हुआ है। म्यांमार में ऑपरेशन से बौखलाया पाकिस्तान। म्यांमार में दरअंदाजी के बाद अब भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी। फौज ने आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं। ऑपरेशन ऑल आउट से छूटे पाकिस्तान के पसीने। हम एक न्यूक्लियर ताकत है, मिसाइल ताकत है। ऑपरेशन म्यांमार से क्यों डरा पाकिस्तान? हमारी फौज ने और पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी हुई हैं। भारतीय सेना ने म्यांमार में 38 उग्रवादियों को मार गिराया। आखिर इस बात पर पाकिस्तान भारत को क्यों ललकारने लगा? इसे पाकिस्तान की दाढ़ी में तिनका नहीं तो क्या कहेंगे? इनको मैं बताना चाहता हूं कि ना हमने, हमारी फौज ने और पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी हुई हैं, ना हम बर्मा हैं। और मेरे ख्याल में इनको ये भूल गए हैं कारगिल, जहां इनके हौसला इनके बिल्कुल ही औसान बाख्ता हुए थे। जब से भारत ने आतंकियों से निपटने के लिए एक अलग माइंडसेट बनाया है, तब से पाकिस्तानी सेना प्रमुख से लेकर सरकार और विपक्षी नेता तक ऐसी बयानबाजी करने लगे हैं जैसे अगला ऑपरेशन पाकिस्तान में होने वाला है। पाकिस्तानी गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि भारतीय नेता दिन में सपने देखना बंद करें। भारत पाकिस्तान को म्यांमार समझने की भूल न करे। अगर पाकिस्तान में हिमाकत की तो अंजाम भी भुगतना होगा। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को इस बात का डर है कि उसके देश में चलने वाले आतंकी कैंपों का क्या होगा। Going into the aspect of it, creating a different mindset. So much so that those who fear India's new posture have started reacting. पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर है, जहां अब भी 42 आतंकी कैंप चल रहे हैं, जहां से पाकिस्तान की सरकार, सेना और ISI समर्थित आतंकी भारत में आतंक फैलाने भेजे जाते हैं। अब भारत से भारत की जुबान में हुकूमत को कैसे बात करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको पहली बात ये बता दूं कि इसको ऐसे फजील इसके कह देना कि ये जुनूनी जंगी जुनून है, ये वो है, ऐसा नहीं है। आपको आजाद कश्मीर को खतरा लाहक हो गया है, मेरा ख्याल है, क्योंकि वो हमेशा आजाद कश्मीर को अपना हिस्सा समझते हैं। इसीलिए उन्होंने ये जो हमारा कॉरिडोर है, तजारती कॉरिडोर चाइना के साथ, उसके ऊपर भी एतराज किया है। म्यांमार में दरअंदाजी के बाद अब भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी। फौज ने आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला देश है। ऐसे में सवाल है कि म्यांमार में ऑपरेशन से क्यों बौखला गया है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान को देश में चल रहे आतंकी कैंप्स का डर सता रहा है? वजह चाहे जो हो, लेकिन पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता और उसकी इस बौखलाहट के पीछे भी कोई चाल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। परवेज मुशर्रफ परमाणु बम का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान फौजी ताकत में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। सैन्य ताकत के लिहाज से पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। भारत और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की बात की जाए तो भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान पर भारी पड़ता है। भारत के पास 13,25,000 सैनिक हैं,
जबकि पाकिस्तान के सैनिकों की तादाद सिर्फ 6,25,000 है। भारत के पास 1905 विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 914। भारत के पास 761 लड़ाकू विमान हैं, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 387। भारत के पास 584 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 313 हेलीकॉप्टर्स हैं। सभी तरह के टैंकों की बात की जाए तो भारत की ताकत 2 गुना है। भारत के पास 6,464 टैंक है, जबकि पाकिस्तान के पास 2,924। बात अगर युद्धपोतों की करें तो भारत के पास 202 वॉरशिप हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 74। भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। भारतीय नौसेना के बेड़े में 15 पनडुब्बी शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बी हैं। भारत के पास सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 है, जो 5,000 किलोमीटर दूर लक्ष्य को नेस्तनाबूद कर सकती है, जबकि पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 2,750 किलोमीटर है। और आखिर में जिक्र अगर सेना पर सालाना किए जाने वाले खर्च यानी रक्षा बजट की करें तो भारत का 2.46 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पाकिस्तान का 78,000 करोड़ रुपए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। म्यांमार में भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट के खिलाफ पाकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन में प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे भारतीय नेताओं के बयानों का विरोध किया गया। भारतीय नेताओं के बयान को उकसाने वाला बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ढाका में अपने भाषण के दौरान बांग्लादेश की आजादी में भारत की भूमिका का जिक्र किया था, साथ ही आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा था। परवेज मुशर्रफ हो या नवाज शरीफ, पाकिस्तान के हर सियासतदान की कोशिश बयान देकर भारत पर दबाव बनाने की होती है। लेकिन म्यांमार ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान कभी कश्मीर को अपनी दुखती रग बताता है, तो कभी कहता है कि कश्मीर पर भारत का नहीं बल्कि उसका हक है। भारत के खिलाफ युद्ध में 3 बार मुंह की खा चुके पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आती कि भारत से मुकाबला करना आसान नहीं है। और म्यांमार में सफल ऑपरेशन को अंजाम देकर भारत ने इस पर मुहर लगा दी है। भारत ने इस बार इजराइल और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों की तरह साहस और ताकत का परिचय देते हुए कार्रवाई की है। दूसरे देश की सीमा में घुसकर ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम देकर भारत ने दिखा दिया है कि जो गलती करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। पाकिस्तान से हमेशा यही बात करते आए हैं कि आप उन जो गुट हैं वो आतंकवादी, उनको आप न्यूट्रलाइज करिए। और अब समय आ गया है, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम भारत के ऊपर हमला नहीं कर रहे और ये गुट उन पर हमला कर रहे हैं, तो हम ये काबिलियत रखते हैं कि हम उन गुट पर हमला करके उनको बर्बाद कर सकें। भारतीय सैनिक अपनी ताकत और हुनर दिखा चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना की आदत प्रॉक्सी वॉर की रही है। आतंकियों को आगे करके पाकिस्तानी सेना सीमा पर हमले करती है और फिर हमलों की आड़ में आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं। बात पाकिस्तान सरकार की हो, वहाँ की सेना की हो या फिर खुफिया एजेंसी ISI की, हर किसी के निशाने पर भारत होता है। पाकिस्तान में सेना सियासत पर हमेशा भारी रही है। यही वजह रही है कि आजादी के बाद आधे से ज्यादा वक्त तक वहाँ सेना का शासन रहा। लेकिन बात जब भारत के विरोध की होती है तो सेना और सियासत के सुर एक जैसे होते हैं। पर भारत के तेवरों के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख राहिल शरीफ और PM नवाज शरीफ दोनों को शराफत दिखाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में सिर्फ खटास हो ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के कुछ लोगों की कोशिश रिश्तों को बेहतर बनाने की भी है। पाकिस्तान ने इस बार इंटरनेशनल गवर्नमेंट अवार्ड जीता है, लेकिन जिस कुक बुक के लिए पाकिस्तान को यह सम्मान मिला है उसे लिखने वाली लेखिका पुष्पा बगाई भारतीय हैं।
पुष्पा बगाई की किताब का टाइटल जायके फ्रंटियर के डेरा इस्माइल खान के भूले बिसरे पकवान है, जिसे कुक बुक फॉर पीस इंडिया पाकिस्तान कैटेगरी के तहत इस सम्मान के लिए चुना गया। ये सम्मान प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड कमेटी की तरफ से दिया जाता है। चीन की फूड कैपिटल कहे जाने वाले शानडोंग प्रांत में आयोजित कार्यक्रम में पुष्पा बगाई को सम्मानित किया गया। इस दौरान उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। अब बात करते हैं आईएसआईएस और अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बीते हफ्ते कहा था कि आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन में इराकी सरकार की मदद के लिए अमेरिका के पास कोई ठोस नीति नहीं है। लेकिन अब अमेरिका इराक में 450 अतिरिक्त सैनिक भेजने वाला है। ये सैनिक आईएसआईएस से मुकाबले में इराकी सैनिकों की मदद करेंगे। इराक के मोसूल शहर पर आईएसआईएस के कब्जे को 1 साल पूरा हो चुका है। 9 जून 2014 को आईएसआईएस मोसूल शहर को अपने कब्जे में लिया था और यहीं से तय हो गया था कि इराक और सीरिया के लिए चुनौती बड़ी होने वाली है और आईएसआईएस से मुकाबला कतई भी आसान नहीं होगा। बीते 1 साल में दोनों देशों में आईएसआईएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिस वजह से सरकारी सेनाओं को कई शहरों से पीछे हटना पड़ा है या फिर भागना पड़ा है। लेकिन अब अमेरिका ने इराक में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका जल्द इराक में 450 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा और इसकी घोषणा की जा चुकी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट के मुताबिक ये फैसला राष्ट्रपति ओबामा और नेशनल सिक्योरिटी टीम ने मिलकर किया है। दरअसल इस मदद के लिए इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने ही अमेरिका से अपील की थी। इराक और सीरिया में अमेरिकी नेतृत्व में हवाई हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक अमेरिकी फौज ने जमीनी कार्रवाई शुरू नहीं की। अब जो अमेरिकी सैनिक भेजे जा रहे हैं, ये भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि इनका काम उन इराकी सैनिकों को ट्रेनिंग और सलाह देना होगा जो आईएसआईएस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वहाँ ऐसे हालात नहीं है कि सेना को जमीन पर उतारने का रिस्क लिया जाए। ये सैनिक इराक में उसी खतरे का सामना करेंगे। हम ये सच जानते हैं कि इराक के अंदर हालात बहुत तनावपूर्ण हैं, खास तौर पर अनबर प्रांत में। अनबर प्रांत वही इलाका है जहाँ के रामादी शहर पर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने मई में कब्जा कर लिया था और इराकी सैनिकों को शहर छोड़कर भागना पड़ा था। इसलिए इराकी सेना और अमेरिका के निशाने पर अनबर प्रांत ही है। हमारी रणनीति, और जब मैं कहता हूं कि हमारी रणनीति तो इसका मतलब है कि इराक और हमारे गठबंधन की रणनीति इस बात के आधार पर बनी है कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है और अनबर प्रांत में जो हो रहा है वो चिंता का कारण है। बराक ओबामा ने चंद दिनों पहले कहा था कि अमेरिका के पास इराक की मदद के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है, लेकिन अब अमेरिका ने इराक में सैनिक भेजने की बात कहकर उसे थोड़ी राहत जरूर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने रूस के दौरे पर जाएंगे। 8 और 9 जुलाई को 7वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मोदी रूस जाएंगे। रूस के अलावा प्रधानमंत्री 5 और देशों की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। मोदी अमेरिका में लॉस एंजलिस भी जा सकते हैं और सिलिकॉन वैली के सीईओ से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो 15-16 नवंबर को G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए तुर्की जाएंगे। 18 और 22 नवंबर को पीएम मलेशिया में आसियान समिट में भी शिरकत करेंगे। पीएम का इजरायल दौरा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि मोदी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो पश्चिम एशिया में इजरायल का दौरा करेंगे। लेकिन फिलहाल इजरायल दौरे की तारीख तय नहीं है। और नेपाल से खबर है, यहां भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र सिंधुपाल चौक बताया गया है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है।
भूकंप से तबाह नेपाल में अब भूस्खलन ने कहर बरपाया है। देश के पूर्वोत्तर में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन ने 6 गांवों को तबाह कर दिया। भूस्खलन में 47 लोगों के मारे जाने और 80 के घायल होने की खबर है। तापलेजुंग जिले में बुधवार रात भूस्खलन उस समय हुआ जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। फिलहाल प्रशासन की कोशिश प्रभावित इलाकों में फंसे और जख्मी लोगों को बचाने की है। अब तक मलबे से 16 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 12 लोगों के लापता होने की खबर है। नेपाल के तबाह हुए जिले तापलेजुंग की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नेपाल पुलिस की तरफ से फेसबुक पर पोस्ट की गई थी। अमेरिका के ओक्लाहोमा और टेक्सास में आए तूफान और बाढ़ का असर अब आसपास के इलाकों में दिखने लगा है। रेड रिवर में बाढ़ के चलते लुसियाना प्रांत के कई इलाके डूब गए। अधिकारियों के मुताबिक 300 से ज्यादा मकान बाढ़ में डूबे हुए हैं। साथ ही बिजली सप्लाई बंद पड़ी है। प्रभावित इलाकों से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से बिगड़ते हालात को देखते हुए लुसियाना गवर्नर बॉबी जिंदल ने राज्य में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। अमेरिकी मौसम विभाग के मुताबिक बाढ़ का पानी कम होने में अभी वक्त लगेगा। दक्षिण कोरिया में मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से 2 और लोगों की मौत की खबर है। इसके बाद इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। दक्षिण कोरियाई स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में मर्स के 13 नए मामलों की पुष्टि हुई है और कुल मिलाकर अब तक 180 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस बीमारी से संक्रमित पहले मरीज का पता 20 मई को चला था, जो सऊदी अरब से लौटा था। मर्स एक वायरस है जिसके मरीजों में आमतौर पर बुखार और निमोनिया जैसे लक्षण पाए जाते हैं। जमीन से 440 फीट ऊपर जाकर नीचे देखना काफी मुश्किल है। बहुत से लोग शायद ऐसा ना कर पाएं, लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई बिना किसी डर के 440 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गया और वहां जाकर उसने सेल्फी भी ली, तो आपको विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इसका खुलासा है इस रिपोर्ट में। 440 फीट की ऊंचाई से लंदन, 440 फीट की ऊंचाई पर सेल्फी, एक हैरत अंगेज कारनामा। वेम्बली ऑर्क, यह लंदन का एक स्पोर्ट्स स्टेडियम, और जरा इसकी छत की आर्क शेड बनावट तो देखिए, लग रहा है ना काफी डरावना और एडवेंचरस। इसकी ऊंचाई है 440 फीट। अब अगर हम आपको बताएं कि इस इमारत पर एक शख्स ने चढ़ने का कारनामा कर दिखाया है, तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन ऐसा हुआ है। खतरों के एक खिलाड़ी ने यह हैरत अंगेज कारनामा कर दिखाया है, और जो भी इसे ऐसा करता देखे वो दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाए। यह है लंदन के हैम्पशायर के रहने वाले 24 साल के जेम्स किंगस्टन, जिन्होंने इस कारनामे को अंजाम देकर अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लिया है। ये दुनिया के पहले ऐसे शख्स हैं जो इस आर्क पर चले। देखिए, ये इस आर्क पर ऐसे चल रहे हैं मानो कोई पार्क हो, न कोई डर न कोई शिकन, बस ये कारनामा कर दिखाने का जुनून ही है। दरअसल किंगस्टन एक फ्री रनर है और ऊंची ऊंची इमारतों पर कुछ ऐसे खतरनाक कारनामे करना इनका सबसे बड़ा शौक है। आपको बता दें कि 8 साल पहले किंगस्टन ने पहली बार वेम्बली आर्क देखा था, और तभी से इनकी आंखों में इस पर चढ़ने का सपना था, और अब आखिरकार इनका यह सपना पूरा हो गया है। किंगस्टन करीब 2 घंटे इस आर्क पर खड़े रहे। कैमरे से अपना पूरा स्टंट इन्होंने रिकॉर्ड भी किया, और तो और इतनी ऊंचाई जिससे नीचे देखना भी कई लोगों को गवारा ना हो, वहां खड़े होकर इन्होंने अपनी सेल्फी भी ले ली। आपको बता दें कि हमेशा से दुनिया किंगस्टन के स्टंट्स की फैन रही है, लेकिन हर बार किंगस्टन सभी से ये गुजारिश करते हैं कि कोई भी इस तरह के स्टंट्स ट्राई न करे, क्योंकि जब ये स्टंट करते हैं तब इनके साथ प्रोफेशनल्स की पूरी टीम मौजूद होती है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, जी मीडिया। और अब आपको एक ऐसी डांसर दिखाते हैं जिन्हें आप आंटी नंबर 1 भी कह सकते हैं। आंटी के साथ नंबर 1 क्यों जोड़ा, इसका खुलासा है इस रिपोर्ट में।
डांस, जो हर उम्र के लोग एंजॉय करते हैं। डांस कर किसी को सेटिस्फैक्शन मिलता है तो किसी के लिए डांस स्ट्रेस को दूर करने वाला होता है, लेकिन कई लोगों के लिए डांस लाइफ होती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इन्हें देखकर समझ सकते हैं। देखिए, ये है शर्ले क्लेमेंस और इन्हें डांस करते देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये एक डांसर है। आपको बता दें कि शर्ले क्लेमेंस एक डांस टीचर है और इनके स्कूल में डांस कंपटीशन हुआ। फिर क्या, इन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स के साथ डांस करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कितना बिंदास डांस है और इन यंगस्टर्स के साथ ये टीचर भी उतने ही एंथुसियाज्म से डांस कर रही हैं। खैर, इन्हें देखकर क्या आप ये बता सकते हैं कि आखिर इनकी उम्र क्या है? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये है पूरे 7 बरस की। जी हाँ, और अब ये कारनामा भी देख लीजिए, ये हेड स्टैंड भी करती है। इसके साथ साथ आप पीछे बैठी ऑडियंस पर भी गौर कीजिए, जो इस परफॉर्मेंस को देखकर क्रेजी हो गए हैं। अब 60 की उम्र में अगर कोई ऐसा डांस करेगा तो उन्हें आंटी नंबर 1 कहना गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।